हेलो एवरीवन, नमस्ते। आई एम भव्यदीप पाटीदार। वेलकम टू कक्षा 13। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा सेशन जो है ये डेडिकेटेड है मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज के प्रैक्टिस सेशन को। इस सेशन में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे और उनके साथ में उनका मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा, जहां पर अगर कोई करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज़ होगी तो वो भी मेंशन कर दी जाएगी। तो ये जो सेशन है ये आपका स्टैटिक प्लस करंट अफेयर वाला सेशन होने वाला है। चलिए देखते हैं कौन कौन से चेंजेस हुए हैं, क्या बातें हैं हमें जो जानना बहुत जरूरी है और जिनके जो क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी जिनकी सबसे ज्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, देखते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश बिकम्स नर्मदापुरम? मध्य प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जिसको अब नर्मदापुरम बोला जाता है? तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो सीहोर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद और मंडला। यहां पर ये क्वेश्चन जो लिया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल बेसिक और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आप मुझे कर सकते हैं कि इसका आंसर जो है वो होने वाला है हमारा होशंगाबाद। आप इसका जो आंसर करेंगे वो मुझे बिल्कुल जल्दी से बता सकते हैं, आंसर होगा होशंगाबाद, पहली चीज। अब होशंगाबाद आंसर है, ये अपनी जगह है, लेकिन हमें यहां पर समझना ये है कि आप अक्सर देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जो ये डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज किया गया है, अभी किसका नाम चेंज किया गया है? डिस्ट्रिक्ट का। होशंगाबाद हमारे पास जो है, होशंगाबाद जो था हमारे पास पहले जाना जाता था, सबसे पहले अगर देखा जाए तो नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता था। फिर मांडू में एक शासक आया जिसका नाम था होशंगशाह गौरी। ठीक है, ये होशंगशाह गौरी जो था इसने होशंगाबाद मतलब नर्मदापुरम का जो नाम है वो होशंगाबाद रख दिया था। अब गवर्नमेंट ने इसका नाम फिर से चेंज किया है। तो अगर हम हिस्ट्री देखें तो अपने पास जो होशंगाबाद है, इस होशंगाबाद को आप ऐसे याद रखें। पहली बात तो होशंगाबाद आपका अभी आज की डेट में दो चीजें हैं। होशंगाबाद आपको अभी डिवीजन भी मिलता है, मतलब मध्य प्रदेश के 10 संभाग का एक संभाग, 10 संभाग में से एक संभाग जो है वो होशंगाबाद है, और दूसरा अपना जो होशंगाबाद है वो डिस्ट्रिक्ट भी है, मतलब ये जिला भी है। ठीक, ये दोनों बातें हैं। अब यहां से अगर अपन बात करें कि डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट, तो डिवीजन का नाम भी आज की डेट में नर्मदापुरम है और डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आज की डेट में नर्मदापुरम है। पर डिस्ट्रिक्ट का नाम जब नर्मदापुरम रखा गया, इसका जब नाम नर्मदापुरम रखा गया, तो वो टाइम पीरियड कौन सा था? नर्मदापुरम अगर अपन बोले इसको, तो वो टाइम पीरियड था 2008 का, है ना। वो टाइम पीरियड आप याद रखेंगे, वो अगस्त 2008 की बात है। ठीक है, अगस्त 2008। और ज्यादा अच्छे से देखें तो ये बात है 27 अगस्त 2008 की, जब नर्मदापुरम इसका नाम कर दिया गया था। हम देख रहे हैं कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर क्वेश्चन आप अगर देखेंगे तो आपसे पूछा है विच डिस्ट्रिक्ट, मतलब आपको डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताना है। तो डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है, जो ये नर्मदापुरम रखा गया है, इसका भी नाम आपने क्या रखा है? नर्मदापुरम। क्लियर? तो ये जो नर्मदापुरम नाम रखा गया, ये रखा गया है अभी 2022 में, मतलब ये 2022 में रखा गया है। क्लियर है यहां तक बात? तो होशंगाबाद का नाम अभी दोनों, मतलब अगर आप डिवीजन देखें तो डिवीजन भी और डिस्ट्रिक्ट देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट भी, दोनों चेंज हो चुके हैं। दोनों का नाम नर्मदापुरम रखा गया है। और अगर हम यहां बात करें तो अपने पास जो डेट आने वाली है वो है 7 फरवरी, है ना, 7 फरवरी 2022। ठीक, ये डेट है जब नर्मदापुरम का नाम, आपने जिले का नाम जो है वो रख दिया होशंगाबाद से बदल के। अब यहां पर एक फैक्ट आप और याद रख सकते हैं कि जो अपना ये होशंगाबाद संभाग था, है ना, इसका मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं, ये संभाग है और वो आपके जिले की बात चल रही है, ये आपका जिला है। ठीक, तो होशंगाबाद संभाग में आपको एक चीज और याद रख लेना है कि अगर होशंगाबाद संभाग है तो इसमें कुछ जिले आने वाले होंगे, है ना, इसके अंदर क्या होंगे? कुछ जिले होंगे। तो होशंगाबाद संभाग में वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो आपको 3 जिले मिलने वाले हैं। कितने जिले मिलेंगे? 3 जिले मिलते हैं। एक तो खुद ही आपका कौन सा हो गया? होशंगाबाद खुद, यानी नर्मदापुरम हो जाएगा। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो एक होने वाला है हमारा नर्मदापुरम। ठीक है, नर्मदापुरम इसका एक जिला हो जाएगा। एक जिला और अगर अपन बात करें तो दूसरा अपने पास यहां पर है हरदा, है ना। हरदा जो है, हरदा डिस्ट्रिक्ट भी किसके अंदर पड़ता है? वो भी नर्मदापुरम के अंदर पड़ता है। और तीसरे अगर जिले की बात करें तो वो है बैतूल। क्लियर है ये बात? तो 3 जिले हैं आपके पास, नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल। ये तीनों जिलों को मिलाकर नर्मदापुरम डिवीजन बनाया गया है। बैतूल के बारे में और याद रख सकते हैं कि ये जब 2008 में नर्मदापुरम नाम किया जा रहा था तब बैतूल ही उसमें ऐड किया गया था, है ना। पहले नर्मदापुरम हरदा थे, फिर उसमें बैतूल और ऐड कर दिया और होशंगाबाद से उसको कन्वर्ट कर दिया नर्मदापुरम में। क्लियर? तो आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के अकॉर्डिंग ये वाली डेट याद रखना है, पर अगर डिवीजन पूछ लेता है तो 2008 भी आपको यहां से याद रखना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सी, होशंगाबाद।
किसका नाम नर्मदापुरम रखा गया? तो होशंगाबाद का। क्वेश्चन आपसे रिवर्स डायरेक्शन में पूछा गया था। ठीक है यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला है केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट विल पास फ्रॉम विच नेशनल पार्क? आपसे पूछा गया है केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट जो है, ये प्रोजेक्ट जो है ये 2005 में आया था। पहली चीज, अगर यहां से आप देखें तो ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट 2005 का है। ठीक है, बहुत पुराना प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट 2005 में आया था और इसको कंसीडर किया जाता है कि ये भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना थी, मतलब ये भारत की पहली रिवर लिंक प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो हम यहां से बोल देंगे फर्स्ट रिवर लिंक प्रोजेक्ट, फर्स्ट रिवर लिंक प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, रिवर लिंक प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। क्लियर है ये बात? अच्छा, एक चीज और साथ में कि ये जो आपका प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के लिए पिछले साल, मतलब ये वाला साल नहीं, इसके पहले वाले साल में केंद्र सरकार ने जो है पैसा आवंटित किया था, और पैसा आवंटित किया था वो बजट में किया था। तो यहां पर अपन बोलेंगे, है ना, कि मनी अलॉटेड इन कौन सा वाला? पिछले वाला बजट, उसको अपन बोलते हैं 2022-23 का जो बजट है। क्लियर? उसमें इसके लिए क्या दिया गया था? पैसा दिया गया था। ठीक, तो ये 3 पॉइंट आपको यहां से याद रखना है, तीनों इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट 2005 में आया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहां से याद रखेंगे कि ये भारत की पहली जो है, भारत की पहली क्या कंसीडर की जाती है? नदी जोड़ो परियोजना में पहला इसका नाम आता है। ठीक है, अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि कितने नहीं, पूछा गया है कि कौन से नेशनल पार्क से ये पास होगा। आपके पास माधव नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ है, पन्ना है। आप खुद सोचिए, केन रिवर जो है ये आपकी कटनी के आसपास से निकल रही है, बेतवा रिवर जो है ये आपकी कुमरागांव रायसेन से निकल रही है। दोनों रिवर के फ्लो की डायरेक्शन जो है वो है नॉर्थ साइड में। दोनों की दोनों नदियां जो है उत्तरी दिशा में प्रवाहित होती है। तो उत्तर दिशा में प्रवाहित होगी तो आप देखेंगे कि कान्हा किसली जो मंडला में पड़ता है, बांधवगढ़ जो आपका उमरिया वाले डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये दोनों तो यहां से कैंसिल होते हैं, ये दोनों आंसर होंगे नहीं। अब यहां पर बच रहा है आपके पास माधव नेशनल पार्क और आपका एक पन्ना नेशनल पार्क। तो आप देखेंगे कि ये आपको पन्ना और छतरपुर वाले क्षेत्र के अंदर से होती हुई प्रवाहित होती हुई दिखाई देगी। मतलब जो केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट है ये कौन सी रिवर पे आप मानेंगे या कौन से नेशनल पार्क से जो पास होगा वो आप कहेंगे, तो वो कहेंगे पन्ना नेशनल पार्क से ये पास होता है। राइट, ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि ये पन्ना नेशनल पार्क से पास होती है केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ तक। मध्य प्रदेश और यूपी की संयुक्त परियोजना है, लगभग 13 डिस्ट्रिक्ट जो है इससे बेनिफिटेड होंगे, जिसमें से 9 मध्य प्रदेश के और 4 यूपी के। इस तरीके से यहाँ पर एक पॉइंट और देख सकते हैं, पर कोई बड़ी बात नहीं, आप इतना याद रखिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अपना अगला क्वेश्चन है, विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश इज एडेड एज एन एक्सटेंशन इन द गोल्डन ट्राइंगल ऑफ इंडिया? भारत का जो गोल्डन ट्राइंगल है, उस गोल्डन ट्राइंगल में मध्य प्रदेश की कौन सी सिटी को इंक्लूड किया गया, उसकी अपन बात करें। तो पहली बात तो यहां ध्यान दीजिएगा कि भारत का गोल्डन ट्राइंगल कौन सा है। तो अगर आप इंडिया का मैप देखें तो आपको इंडिया का मैप कुछ ऐसा दिखाई देगा, देखिएगा, एक मिनट। है ना, मैं केवल रफली अभी एक डायग्राम बना रहा हूं ऐसे ही, ताकि थोड़ा सा अपन को अंडरस्टैंडिंग आ जाए इसकी। ठीक, ये आपका इंडिया का मैप है, मान लो। थोड़ा सा अभी इसको कंसीडर कर लेना है ना, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बना है ये, एग्जैक्ट तो, पर फिर भी ठीक है, ठीक, ये कंसीडर कर लो। अब आप देखेंगे कि यहां पर आपको मिलने वाली है न्यू दिल्ली, है ना, यहां पर आपको कौन मिलेगा, ये आपकी हो गई न्यू दिल्ली। ठीक, इसके जस्ट नीचे आपको मिलेगा यहां आगरा, और राजस्थान में आपका जयपुर। ठीक है, तो ये जो है ये कहलाता है भारत का गोल्डन ट्राइंगल। ये क्या कहलाता है? गोल्डन ट्राइंगल। इसकी बात करें तो ये है दिल्ली, है ना, न्यू दिल्ली है ये। इसकी बात करें तो ये कौन हो गया आपका? आगरा, यूपी का आगरा हो गया, और ये आपका हो गया यहां पर कौन? जयपुर। ठीक, तो ये ऑलरेडी तीनों प्लेसेस जो है ना, ये अपने आप में ऐतिहासिक दृष्टि से, हिस्टोरिकल प्लेसेस के मामले में बहुत आगे हैं। ठीक, वैसे ही अगर आप मध्य प्रदेश में ऑप्शंस भी अगर देखते हैं ना, प्रॉपरली अगर ऑप्शन देखेंगे तो जैसे आपको मिल रहा है ग्वालियर, सिंगरौली, रीवा और भोपाल। अब आप खुद सोचिए, सिंगरौली तो पूरी तरीके से हमारे यहाँ डेडिकेटेड है एनर्जी को, तो सिंगरौली को तो ऐड करना बनता नहीं है, तो एक तो सिंगरौली यहां से कैंसिल हुआ।
रीवा की बात करें तो यहां पर अभी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है जो आपका सोलर पैनल है, यहां पर 750 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया, तो उसको भी देखने कोई लोग तो नहीं जाएंगे, है ना। टूरिज्म के उसमें तो ऐड नहीं करोगे। बात करते हैं अपने पास भोपाल है, भोपाल में भी टूरिज्म के लिए इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, इसके आसपास रायसेन अगर ऑप्शन होता है ना तो हम वहां पर बता देते कि सांची है, सांची को ऐड किया होगा, लेकिन ये तीनों ऑप्शन जो है ना आपके एलिमिनेट हो रहे हैं। और चौथा एक तरीका ये भी निकाल सकते हैं कि यार इनके आसपास अगर अपन देखें तो अपन को यहां पर ग्वालियर मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस ग्वालियर को इसके अंदर ऐड कर लिया। तो अपना जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है, ग्वालियर। और इसमें गोल्डन ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे कि इसको ऐड किया गया तो आप यहां से बता सकते हैं कि ग्वालियर को आपने यहां पर ऐड कर लिया है इसके किसके, जो इंडिया का गोल्डन ट्रायंगल है उसके अंदर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, ग्वालियर है इसका करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा, देखिएगा लिखा है द ओनली सिटी ऑफ मध्य प्रदेश विच हैज IIT एंड IIM बोथ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, दोनों की दोनों किसी एक सिटी में है, वो सिटी कौन सी है। ऑप्शंस देखते हैं, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर। आप इसका इजीली आंसर कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो इंदौर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इंदौर है। सिंपल, आपको पता है इसका आंसर कि इंदौर में IIT और IIM दोनों है। अब बात यहां पर करते हैं कि जो आपका IIT है ये कब ओपन हुआ है। तो याद रखिएगा IIT जो है ये फरवरी 2009 का एस्टेब्लिशमेंट है इसका। फरवरी 2009 में IIT एस्टेब्लिश हुआ था। और वहीं पर अगर IIM के एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो IIM जो है ये बना था आपका 1996 में। ये एस्टेब्लिश कब हुआ था, 1996 में। तो ये अपन ने यहाँ पर क्या लिखा है, एस्टेब्लिशमेंट लिखा है। ये एस्टेब्लिश्ड कब हुए हैं दोनों, ये बातें लिखी। क्लियर है, दोनों का आपको एस्टेब्लिशमेंट ईयर याद रखना है कि IIM कब एस्टेब्लिश हुआ और IIT कब एस्टेब्लिश हुआ। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखें अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास। चलिए अगला है, फर्स्ट डीजल लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री एस्टैब्लिश्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, भारत मध्य प्रदेश की पहली डीजल लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जो है वो कहां पर एस्टेब्लिश की गई थी। तो अगर आपको इसका आंसर करेक्ट पता है तब तो ठीक है, अदरवाइज इसको आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा। ये जो है ये सीहोर में है। कहां पर है, सीहोर में। लोकोमोटिव फैक्ट्री जो है, फर्स्ट डीजल लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जो है वो सीहोर में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द शेड्यूल्ड ट्राइब इन मध्य प्रदेश इज। यहां पर आपसे एसटी की बात की जा रही है। शेड्यूल्ड ट्राइब मतलब एसटी, इसको अपन बोलते हैं अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति की बात की जा रही है। क्लियर है ये बात। तो अनुसूचित जनजाति जो है, अनुसूचित जनजाति जो है ये, और अपन यहां पर एक काम करते हैं साथ में एससी की भी बात कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा अपना अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति ये इनके बारे में आपको सिंपल बात तो याद रखना ही पड़ेगी। देखो अभी चुनाव भी आ रहे हैं, है ना, और अभी 2020 में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी किया। तो बहुत सारी चीजें हैं जहां से आपको ये पॉइंट्स याद रखना चाहिए देखा जाए तो। ठीक है, चलिए पहली बात करते हैं अनुसूचित जाति की। अगर अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों है अपने पास, अनुसूचित जनजाति की बात करें तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का अगर आपसे ये परसेंटेज में पूछ रहा है तो मध्य प्रदेश में इसका परसेंटेज है 21.1%। कितना है ये, 21.1% जो है वो टोटल मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन का 21.1% हमारे यहाँ पर एसटी पॉपुलेशन है। वहीं अगर एससी की बात करते हैं तो एससी में ये जो परसेंटेज है ये है 15.6%। ठीक है, तो यहां से एक चीज और क्लियर हो गई है देखने के बाद कि मध्य प्रदेश में एसटी पॉपुलेशन जो है वो एससी के रिस्पेक्ट में ज्यादा है। मध्य प्रदेश में एसटी पॉपुलेशन जो है वो एससी के रिस्पेक्ट में ज्यादा है। क्लियर है ये बात, एक पॉइंट हुआ यहां से। यहीं पर अगर हम और बात करें हमारी सीट्स की, ठीक है, सीट्स कौन कौन सी जो रिजर्व होती है। ठीक है, तो सीट्स आपकी किस में रिजर्व होती है, लोकसभा में भी होती है, और आपकी सीट्स जो है रिजर्व वो किस में होती है, विधानसभा में भी होती है, मतलब जिसको आप लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। तो आपको ये भी पॉइंट यहां से याद रख लेना है कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की जो सीट है जो एसटी के लिए रिजर्व है वो कितनी है, तो वो है 6। ठीक है, आउट ऑफ 29 6 सीट्स जो हैं, 29 में से 6 सीटें जो हैं वो एसटी के लिए रिजर्व हैं, और वहीं पर एससी के लिए जो रिजर्व सीट्स हैं वो 4 हैं। ये पॉइंट याद रखना, एससी के लिए 4 सीट्स और एसटी के लिए 6 सीट्स।
वहीं पर अगर अपन लोकसभा के बाद विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में मध्य प्रदेश की विधानसभा में 230 सीट्स हैं टोटल। 230 सीटें जो हैं उनमें से जो है यहां पर मध्य प्रदेश में अगर अपन बात करते हैं तो टोटल 82 सीट्स रिजर्व हैं। कितनी? 82, जिसमें से 47 सीट्स जो हैं वो आपकी एसटी की रिजर्व हैं और 35 सीट्स जो हैं 35 जो सीट्स हैं वो किसके लिए रिजर्व हैं? तो एससी के लिए रिजर्व हैं। ठीक है, ये आपको पूरा फैक्ट याद रखना है। रिजर्व सीटों की बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। अगर इनके अकॉर्डिंग देखें तो आंसर करेक्ट कौन सा हो जाना चाहिए? ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट है यहां पर, क्योंकि आपको बोला गया है पहले ही ऑप्शन में कि 21.1% सीट्स जो हैं वो एसटी के लिए रिजर्व हैं। ठीक, चलिए एक्चुअली 21.1% जो है टोटल मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन है। रिजर्व सीट ये हो गई आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वेयर इज द बी वाटरफॉल लोकेटेड, है ना, आपसे पूछा गया है वेयर इज द बी वाटरफॉल। ये जो वाटरफॉल है इसके बारे में आप एक पॉइंट और यहां से याद रखेंगे कि इसी वाटरफॉल को बोला जाता है जमुना फॉल। इसका एक और नाम है, इसका नाम क्या है? जमुना फॉल नाम है। ठीक है, बी बोल दीजिए या जमुना बोल दीजिए। ठीक, ये जो वाटरफॉल है ये आपको मिलेगा कहां पर? ये मिलेगा पंचमढ़ी में। ये मिलता है पंचमढ़ी, पहली बात। ठीक है, पंचमढ़ी में मिलेगा। दूसरा, ये जो वाटरफॉल है ना, ये वाटरफॉल किसी रिवर पर नहीं है, ये वाटरफॉल आपका माउंटेन फॉल है। तो आप इसको याद रखेंगे, ऐसा याद रखना कि ये माउंटेन फॉल है, मतलब ये पर्वतीय झरना है या पहाड़ी झरना। पर्वतीय बोलिए या पहाड़ी बोलिए। तो अब बी वाटरफॉल की बात करें, जमुना वाटरफॉल अपन ने बता ही दिया कहां पर है, ये आपको पंचमढ़ी में मिलने वाला है। राइट, ये आपको पंचमढ़ी में मिलेगा। ठीक, अच्छा, और कुछ झरने की बात कर लेते हैं यहीं पर पंचमढ़ी में। अगर और बात करें तो अपने पास और भी कौन सा हो जाता है? तो अपने पास एक हो जाता है रजत फॉल, एक हो जाता है अपने पास रजत फॉल। ठीक है, और अगर अपन बात करें तो अपने पास अप्सरा फॉल हो जाता है एक। अप्सरा फॉल जो है ये भी कहां पर है? वो भी अपने यहीं पर है। कहां पर? पंचमढ़ी, और माउंटेन फॉल है वो भी। और बात करें तो एक डचेस भी आता है ना, डचेस फॉल की बात करें तो वो भी कहां है? एक मिनट, हाँ सही तो लिखा, डचेस फॉल जो है वो भी कहां पर है? वो भी पूरा सेम टू सेम आप याद रखेंगे, यही सेम फैक्ट्स ऊपर वाले आपको लिखना है। ठीक है, ये बात है ना। तो आप इन सभी वाटरफॉल के बारे में याद रखें। और जमुना वाटरफॉल को बी वाटरफॉल कहा जाता है। और इन सभी का आंसर जो है वो सेम जाने वाला है। पंचमढ़ी में मिलेंगे सभी और सभी माउंटेन फॉल मिलेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट डज नॉट प्रोड्यूस ओपियम, मतलब अफीम की खेती नहीं होती है। ओपियम मतलब क्या है यहां पर? अफीम, है ना। अफीम जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में प्रोड्यूस नहीं किया जाता है? अच्छा चलिए ठीक है, देखते हैं। अफीम जो है ये आप अगर देखेंगे तो मध्य प्रदेश का जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है, नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन जो है मध्य प्रदेश का, एकदम शार्प नॉर्थ वेस्ट जो है, वहां पर आपको ये मिल जाएगा। क्या? अफीम की खेती होती हुई। तो अगर आप मध्य प्रदेश को देखें तो मध्य प्रदेश आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है ना। ये आपका क्या होता है? मध्य प्रदेश है ये। तो मध्य प्रदेश का ये वाला जो पार्ट है यहां पर, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है किसकी खेती के लिए? ये अफीम की खेती के लिए फेमस है। ठीक, तो यहां पर आपको कौन मिलता है? यहां पर आपको मिलता है मंदसौर, यहां पर मिलता है नीमच, यहां पर नीचे मिलेगा रतलाम। तो ये मंदसौर, नीमच, रतलाम वाले जो जिले हैं जो आपके नॉर्थ ईस्ट या वेस्टर्न साइड, सॉरी नॉर्थ वेस्ट या वेस्टर्न साइड में आ रहे हैं, उनमें आपका अफीम की प्रोडक्शन होता है। ऑप्शंस चेक कर लीजिए, तीनों जिले रतलाम, मंदसौर, नीमच जो है वो बिल्कुल पास पास में है, और सागर जो है वो आपको यहां मिलेगा। तो सागर जो जिला है उसमें अफीम की खेती नहीं होती। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी। क्लियर है ये बात? इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सागर जिला हो जाएगा, क्योंकि सागर जो है वो इधर मिल रहा है, यहां पर अफीम की खेती हो रही है। तो याद रखना, अफीम की खेती की बात चल रही है तो यहां से एक पॉइंट और याद रख लेते हैं कि जो आपकी अफीम की फैक्ट्री है, आपको यहां पर याद रखना है कि मध्य प्रदेश में अफीम फैक्ट्री जो है, ठीक है, अफीम फैक्ट्री जो है, अफीम का कारखाना जो है वो कहां है? तो याद रखना, अफीम की जो फैक्ट्री है वो आपको मिलेगी नीमच में, है ना। अफीम की फैक्ट्री जो है, कारखाना जो मिलेगा वो कहां मिलेगा? नीमच में। ठीक है, और वहीं पर अगर आपसे बोले कि अफीम का उत्पादन सबसे ज्यादा, अफीम का उत्पादन जो है वो कौन सा जिला ज्यादा करता है या किस में ज्यादा होता है? अफीम उत्पादन जो है वो मंदसौर फेमस है उसके लिए। ठीक है, फैक्ट्री जो लगी हुई है नीमच में है और मंदसौर फेमस है अफीम के उत्पादन के लिए। ये 2 पॉइंट और ऐड कर लेना यहां पर। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। विच ऑफ द क्रॉप इज कमर्शियल क्रॉप और कैश क्रॉप, मतलब यहां पर आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है नकदी फसल का, नकदी फसल। ठीक है,
जो खाद्यान्न तिलहन दलहन में कम आती है और जिसको आप नकदी फसल कहते हैं, स्पेशली ये तिलहन में आएगी। किस में आएगी? तिलहन में। क्योंकि तेल वाली जो फसलें होती हैं जनरली उनको हम कंज्यूम नहीं करते हैं डायरेक्टली, है ना, उनको अपन प्रोड्यूस करने के बाद सेल आउट कर देते हैं। तो अगर यहाँ पर ऑप्शंस देखें तो आपके पास पहला ऑप्शन मिल रहा है मूंगफली ग्राउंडनट, फिर है वीट गेहूं, राइस और ग्राम्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वीट राइस और ग्राम्स जो हैं आपकी ये खाद्यान्न फसलों में आ जाते हैं, ठीक है, खाद्यान्न और दलहनी फसलें। लेकिन ग्राउंडनट जो है आपकी कैसी फसल है? तिलहन वाली फसल है, इससे ऑयल निकलता है, ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो डायरेक्टली आप यहां से बता सकते हैं कि हम किसको बेच देंगे? ग्राउंडनट जो होंगे उनको अपन सेल कर देंगे डायरेक्टली, ठीक है। तो ग्राउंडनट जो होते हैं वो आपकी कमर्शियल या फिर आप उसको कैश क्रॉप बोल सकते हैं, नकदी फसल बोल सकते हैं, ठीक है। मालवा वाले क्षेत्र में भी होती है ये, है ना, खंडवा वगैरह की साइड देखेंगे तो ग्राउंडनट्स आपको अच्छे मिलेंगे वहां पर। नेक्स्ट बात करते हैं, विच इज द इंपॉर्टेंट रिवर इन रिस्पेक्ट टू इरिगेशन। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हम लोग सिंचाई की दृष्टि से देखें तो कौन सी रिवर जो है इसमें से इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन है आपका। अब अपन बात करते हैं यहां पर सिंचाई की दृष्टि से इंपॉर्टेंट कौन सी होगी। तो देखिए, नर्मदा, चंबल, सोन, बेतवा। मध्य प्रदेश की टॉप 5-6 रिवर में सबका नाम आता है, बड़ी रिवर्स हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की कृषि की अर्थव्यवस्था को बना के जो रखती है, कृषि के लिए जो सबसे ज्यादा यूजफुल रिवर है वो आपकी नर्मदा है। विदाउट अ डाउट आप यहां से आंसर कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर जो है वो नर्मदा है। मध्य प्रदेश की नर्मदा रिवर सिंचाई की दृष्टि से सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक पॉइंट आप याद रखेंगे, अगर आप बुक्स में देखेंगे तो आपको यहां पर मिलेगा 27.5 लाख हेक्टेयर इससे इरिगेशन होती है, ठीक है। कितना? 27.5 लाख हेक्टेयर जो है इससे इरिगेशन हो रही है। हेक्टेयर एरिया इरिगेटेड बाय नर्मदा वैली प्रोजेक्ट्स, है ना, नर्मदा रिवर, ऐसा डायरेक्टली लिख लेते हैं, ठीक। एक तो बात हो गई। लेकिन अभी अगर आप 2023 का कुछ एक डेटा उठाकर देखें, 2023 में कुछ एक डेटा सामने आता है ना, पब्लिश हुआ था किसमें? न्यूज़पेपर वगैरह में। तो वहां पर आपको ये पता चलता है कि मध्य प्रदेश की जो नर्मदा रिवर है ना, ये नर्मदा रिवर अभी 32.48 लाख हेक्टेयर तक अब इरिगेट करने लगी है ना। इसका जो इरिगेशन का एरिया जो है वो कितना वाइड हो गया है, कितना इंप्रूव हो गया है? तो 32.48 लाख हेक्टेयर ये आपको न्यूज़पेपर में मिलेगा, है ना, न्यूज़ में था ये। इसको करंट के अकॉर्डिंग याद रखें, अगर ये डेटा पूछना हुआ तो पूछ सकता है वो, ठीक। चलिए आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। यूरेनियम फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में आपको यूरेनियम मिलता है? उमरिया, इंदौर, भोपाल, शहडोल। इंदौर भोपाल तो वैसे ही मिनरल्स के लिए जो है उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो है शहडोल। शहडोल डिस्ट्रिक्ट में आपको क्या मिलने वाला है? शहडोल डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा ये यूरेनियम। यूरेनियम जो है, अच्छा और पॉइंट याद रख लें यहां से, ये यूरेनियम जो है ये मध्य प्रदेश के शहडोल में भी मिलता है, ये मध्य प्रदेश के शहडोल में भी मिलता है। और यूरेनियम का ही नाम एक जगह और आता है और वो आता है बैतूल, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं था, ठीक है। पर ये जो बैतूल और शहडोल में दोनों में जो आंसर एक साथ आता है ना, वो आता है भंडारण के लिए। किसके लिए आता है? भंडारण। मतलब मध्य प्रदेश में जो रिजर्व है ना, रिजर्व्स हैं, उनकी बात कर रहा है, रिजर्व्स की बात कर रहा है कि आपका यूरेनियम जो है वो शहडोल में भी मिलेगा और बैतूल में भी मिलता है। एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं, कहां से निकलता है, तो आप आंसर केवल शहडोल लगा सकते हैं क्योंकि शहडोल से एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, इसको प्लस लगाने की बजाय एंड बोलना ज्यादा बेटर होगा, यूरेनियम का। यूरेनियम का रिजर्व, ठीक है ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश इज एडेड एज एक्सटेंशन इन द गोल्ड। अच्छा ये डबल हो गया क्या? ये तो मैंने अभी करवा दिया ना आपको। हाँ ये मैंने आपको करवा दिया है। चलिए क्वेश्चन डबल रिपीट हो गया, इसको अपन स्किप करते हैं। इसका करेक्ट आंसर ग्वालियर है ना। चलिए नेक्स्ट बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, वेयर इज द लेदर इंक्यूबेशन सेंटर इन मध्य प्रदेश। ये आपसे पूछा गया है चमड़ा इंक्यूबेशन सेंटर
मध्य प्रदेश में कहां पर चमड़ा इंक्यूबेशन सेंटर है ना। या इसी को अगर आपसे दूसरे तरीके से पूछे जाता तो ये क्वेश्चन जो आता वो पूछता कि बताइए कहां पर लेदर पार्क है ना। लेदर पार्क भी अगर आपसे पूछ ले, ये दोनों क्वेश्चन में से जो आ जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है देवास। इसको आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा। इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, देवास है। देवास में हमें लेदर इंक्यूबेशन सेंटर मिलता है। ठीक है, चलिए इसके बाद ये दोनों याद रख लेना, देवास में है। नेक्स्ट बात करेंगे अगला, द ओल्ड नेम ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट वॉज ईसागढ़। क्वेश्चन पूछा है कि किसका नाम ईसागढ़ था, पुराना नाम किसका नाम ईसागढ़ था। ठीक है, बढ़िया, बताइए। पुराने नाम आपने बहुत पढ़े होंगे, अगर आप नोटिस करेंगे तो बताइएगा। ये क्वेश्चन का मतलब आपने अगर पढ़ा हो कहीं पर ईसागढ़ किसका पुराना नाम है तो वो बताइए। आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन है गुना, ग्वालियर, मुरैना और भिंड। ठीक है, तो ये जो ईसागढ़ का जो नाम है, पुराना नाम, ये किसका है? इसका करेक्ट आंसर है गुना। गुना का नाम रखा गया था ईसागढ़। पहले गुना को ईसागढ़ के नाम से जाना जाता था। इवन गुना को पहले, इससे भी पहले, इसको पहले बोला जाता था बहादुरगढ़। इसको क्या बोलते थे आप? ईसागढ़ के पहले भी इसको बहादुरगढ़ बोलते थे, बहादुरगढ़। ठीक है, और यहीं पर एक प्लेस है बजरंगगढ़ करके, वहां पर इसका डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर हुआ करता था। बहादुरगढ़ से ये 1800 ईस्वी 1900 ईस्वी के आसपास ये बना ईसागढ़। ठीक है, और फिर बाद में यहाँ से ईसागढ़ से हटाकर इसको अपन ने क्या रख दिया, इसका नाम रख दिया गुना। ठीक है, गुना। ईसागढ़ का मतलब क्या था? तो प्रभु ईसा मसीह जो हैं, ईसा मसीह का किला है ना, इसको बोलते थे ईसा मसीह का किला, इसलिए इसको ईसागढ़ बोला गया। ठीक, प्रभु ईसा मसीह जो हैं उनका किला। चलिए नेक्स्ट आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर इन मध्य प्रदेश करेंटली। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में बताओ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं। अभी रिसेंटली अगर आपसे पूछे तो कितने हैं, तो एज ऑफ नाउ अगर मैं आज की डेट के अकॉर्डिंग बात करूं तो इसका आंसर अभी भी 52 है। इसका आंसर अभी भी आप क्या मार्क कर सकते हैं, 52 कर सकते हैं। लेकिन देखो 4 दिन बाद आपका, 3 दिन बाद आपकी जो है वो 15 अगस्त आने वाली है ना। गवर्नमेंट ने जैसा बोला है वैसा कुछ काम करेगी वो, कि आपका जो मऊगंज है उसको वो नया जिला डिक्लेयर करके वहां पर जिला मुख्यालय पर झंडा फहरा देगी। तो अपन यहां पर अभी बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश से जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो अब सीक्वेंस में आपको इतने याद रखना पड़ेंगे। कितने याद रखना पड़ेंगे कि आप पहले याद रखो 49th जिला कौन सा है, 49th डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। ठीक है, फिर 50th डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं। फिर आपसे पूछे तो 51st जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा होगा, 52nd डिस्ट्रिक्ट की बात करें वो कौन सा है, 53rd डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो कौन सा होने वाला है, और अगर अपन बात करें तो 54th डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। ये सारे आपको पता होना चाहिए। प्लस पता होने के साथ में ये किससे बने हैं ये भी पता होना चाहिए। अगर हम 49th की बात करते हैं, 49th नंबर के डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, तो 49th नंबर का जो डिस्ट्रिक्ट है आपका वो है अलीराजपुर। 49th नंबर का जो डिस्ट्रिक्ट है वो अलीराजपुर है, राइट। चलिए इनको अपन सबको करते हैं एक एक करके, सारे डिस्ट्रिक्ट्स के नाम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 49th नंबर का डिस्ट्रिक्ट आपका अलीराजपुर। ठीक, अलीराजपुर जो है ये किससे अलग होकर बना, ये बात क्वेश्चन पूछ ले। अलीराजपुर किससे अलग होकर बना, तो ये अलग हुआ था किससे, झाबुआ से। यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ अभी, ये किससे अलग हुआ, झाबुआ से अलग हुआ। डेट भी याद रखना है इनकी, कब बना है ये, तो याद रखना मध्य प्रदेश का 49th नंबर का डिस्ट्रिक्ट जो है ये बना था 17 मई 2008 को। कब बना था ये, 17 मई 2008। इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कर देता हूँ, है ना। इसको आप याद रखेंगे 17 मई 2008। ठीक, वहीं पर अगर अपन बात करें 50th नंबर के जिले की, तो 50th नंबर का जो जिला है वो है सिंगरौली। ठीक, सिंगरौली जो बना जिला ये किससे अलग होकर बना, ये बना सीधी से अलग होकर। ठीक, और ये कब बनता है, तो ये बनता है 24 मई को। ये कब बनता है, 24 मई 2008 को। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगला अपने पास 50th जिला हो गया, 50th डिस्ट्रिक्ट हो गया। 51 नंबर पे देखते हैं 51 नंबर का कौन सा जिला है, तो 51 नंबर का जो जिला है वो है आगर मालवा। आगर मालवा की बात करें तो आगर मालवा जो है ये किससे अलग हुआ, ये हुआ शाजापुर से अलग। आगर मालवा जो हुआ ये शाजापुर से अलग हुआ। ठीक,
आगर मालवा 51st डिस्ट्रिक्ट है, इसकी अगर अपन बात करें तो ये आता है 16 अक्टूबर 2013 को, 2013 में बनता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए आगर मालवा जो है ये डिस्ट्रिक्ट कब बना, तो यहां से याद रखिएगा आप कि आगर मालवा जो डिस्ट्रिक्ट है वो बनता है 2013 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं 52nd डिस्ट्रिक्ट की। 52nd नंबर पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो 52nd नंबर पे अगर आप डिस्ट्रिक्ट देखेंगे तो आपको मिलेगा निवाड़ी। निवाड़ी, निवाड़ी किससे अलग होकर बना है? निवाड़ी आपको सबको पता है कि ये टीकमगढ़ से अलग होकर बना। ये किससे अलग होकर बना है? टीकमगढ़ से। अच्छा, टीकमगढ़ से अलग हुआ, कब अलग हुआ पूछा जाए तो यहां पर याद रखना आप इसकी जो डेट है, अच्छा ये 16 अगस्त है आई थिंक ना, ये 16 अगस्त है और इसका है 31 अक्टूबर 2018। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है अपना 53rd। अब अभी इतने तो जिले हैं आपके पास, अब 53rd की अगर अपन बात करें तो वो बनने वाला है मऊगंज। कौन बनेगा? मऊगंज जो है वो मध्य प्रदेश का 53rd जिला बनेगा। किससे अलग होकर बनेगा? तो वो रीवा से अलग होकर बनेगा। अब इसकी डेट आप गवर्नमेंट को अनाउंस करने दीजिए, गवर्नमेंट जो बताएगा वो अपन मान लेंगे। अभी फिलहाल में 15 अगस्त बोल रहा है या जब जिस दिन डिक्लेरेशन हुआ था वो बोलेगा, वो बात की बात है। ठीक, अब यहाँ पर जो तहसीलें हैं तो आपको यहाँ से याद रखना 4 तहसील। कितनी तहसील? 4 तहसील से मिलकर बनेगा। मैं ऑलरेडी इसको प्रीवियस लेक्चर में कवर करवा चुका हूँ। 4 तहसीलें कौन कौन सी हैं? तो हनुमना हो जाएगी, एक देव तालाब हो जाएगी, एक नई गढ़ी हो जाएगी और एक खुद मऊगंज जो है वो बनेगा। ठीक है, वो तहसील रहेगी। तो मऊगंज रीवा से अलग होके ना। बात आती है 54th की भी। हमारे मध्य प्रदेश के सीएम जो है ना शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने इसको भी डिक्लेयर कर दिया है और वो बनने वाला है नागदा। ठीक है, अगला जिला जो 54th नंबर का जो जिला होगा वो नागदा बनेगा और वो किससे अलग होकर बनेगा? तो वो उज्जैन से अलग होकर बनेगा। ठीक, तो इतना आपको इसके बारे में पूरा याद होना चाहिए सीक्वेंस वाइज कि कौन सा जिला कब बना है। ठीक है, क्या ये बात है ना? चलिए अब अगर आगे बढ़ते हैं अपन, लेदर टॉयज ऑफ, है ना, बात करें लेदर टॉयज ऑफ विच सिटी गिवन दी जीआई टैग, मतलब किस शहर के लेदर टॉयज को जीआई टैग दिया गया है। तो जीआई टैग जो दिया गया है वो दिया गया है इंदौर के लेदर टॉयज को। याद रखना है, यहां से सीधा पॉइंट ये, इसका डायरेक्ट आपको आंसर पता होना चाहिए। लेदर टॉयज ऑफ इंदौर जो है उनको जीआई टैग मिला है। रीवा के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो रीवा में आप एक याद रखना, यहां पर सुपारी के खिलौने बनाए जाते हैं। किसके खिलौने बनाते हैं? सुपारी के, है ना, सुपारी के खिलौने या कुछ भी याद रख लीजिए, ये हैं यहां पर बनाए जाते हैं। ठीक, जबलपुर किसके लिए फेमस है? तो जबलपुर में जो है अलग अलग स्कल्पचर जो बनाए जाते हैं वो संगमरमर की मूर्तियां बनाई जाती है। संगमरमर की मूर्तियों के लिए जबलपुर बहुत फेमस है। भेड़ाघाट है ना, संगमरमर की मूर्तियां जो है उनके लिए बहुत फेमस है। ठीक है, वहीं पर अगर अपन बात करें, अब अपना खंडवा है, तो खंडवा में क्या फेमस है? खंडवा में आप ओमकारेश्वर याद रख सकते हैं, मतलब इसको बोलते हैं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। क्या कहते हैं? ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। पीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है पहले। ठीक, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ है? तो खंडवा में ओमकारेश्वर वाला ज्योतिर्लिंग जो है उसी को ममलेश्वर बोल दिया जाता है। ओम पहाड़ी है, ओम आकार की, ओमकारेश्वर है ये। ठीक है, ओमकारेश्वर ओम आकार की पहाड़ी है। ठीक है, ये भी याद रखना है यहां पर, ओम आकार की पहाड़ी। चलिए ठीक है ये बात, तो याद रखिएगा इंदौर का लेदर टॉयज है, बाकी ये मैंने आपको बता दिया, अदर चीजें क्लियर। ओके ठीक है, तो ये सेशन है, इसको आप देखिए। इसमें जो करंट के मैंने जो चीजें ऐड कर दी है, 2023 में जो हो रहा है वो भी कुछ ऐड कर दिया है, 2022 में वो भी ऐड कर दिया है। केन बेतवा रिवर लिंक को थोड़ा और पढ़िएगा, क्या क्या उसमें जो प्रोविजंस किए गए हैं वो आपको देखना है। मिलते हैं अगले सेशन में, है ना, कुछ इसी तरीके से करंट अफेयर और जो स्टैटिक पार्ट है उसके क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू सो मच।